हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। नीट यूजी 2025 के केमिस्ट्री के अचीवर्स बैच में हम बात कर रहे थे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जहां वीडियो लेक्चर 1 और 2 आप देख चुके हैं। और अब आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वीडियो लेक्चर 3 की, जिसका टॉपिक है एटॉमिक मॉडल्स। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जिसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो था वो सबसे फर्स्ट फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एक डिटेल एटम का मॉडल प्रेजेंट किया। ओके, सो थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ डिटेल मॉडल ऑफ द एटम। एटम का एक डिटेल मॉडल उसने प्रेजेंट किया। ओके, अब आगे देखिए। He proposed that an atom consists of an uniform sphere of positive charge in which the electrons are distributed more or less uniformly. उसने ऐसा कहा, थॉमसन ने ऐसा कहा कि जो एटम होता है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, एक कंप्लीट स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर और लेस कुछ कुछ जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और क्या कहा गया, दिस मॉडल कैन एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम एज द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द एटम। इस मॉडल ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम को भी समझाया, जिसका मतलब यह है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है, राइट। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। जो एटम का मॉडल थॉमसन ने प्रेजेंट किया उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, उसे रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, उसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। This model explains that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Thomson atomic model ये मान के चलता है, ये एक्सप्लेन करता है कि एटम का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है एटम पूरे के अंदर। तो अब ये सारे एटम जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था उससे रिलेटेड हमने सारी बातों को समझा। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसकी क्या कमियां थी, ये क्यों आगे इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो देखिए ध्यान से। ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली बात, एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक is that the mass of the atom is considered to be evenly spread over that atom. सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था इस मॉडल का कि इसने माना कि एटम का जो मास होता है वो इवनली स्प्रेड है पूरे एटम के अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे एटम के अंदर, जबकि ऐसा नहीं होता। हम अच्छे से जानते हैं एटम पूरे का मास एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। दूसरी बात, इट इज़ अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो थॉमसन ने मॉडल दिया इसमें ऐसा कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर जो है उसमें कुछ कुछ प्लेसेस पे यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं बताया इसने, जैसा कि हम एक्चुअल में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्टैटिक मॉडल है, ये एक डायनेमिक मॉडल नहीं है। इसने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो नहीं समझाया। ये दोनों इसके मेजर ड्रॉबैक्स थे। अब आगे देखिए ध्यान से। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स जो कि 2He4 दैट इज यू कैन से He+2 सिंपली डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन हम बोल सकते हैं। तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन जिसको हम He+2 कहते हैं, जो कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इन अल्फा पार्टिकल्स की अल्फा रेस की बॉम्बार्डमेंट करवाई एक थिन गोल्ड फॉइल पे, और उसने ZNS स्क्रीन लगाया और उस पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा के ZNS स्क्रीन के साथ उसने इस पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे उसने क्या किया, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लेते हैं पहले एक बार। उसने सोर्स ऑफ अल्फा रेज लिया, जैसे कि रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो अल्फा रेज एमिट करता है। थिन स्लिट लगाई, यहाँ पे लेड का स्लिट लगाया जिससे कि बहुत स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास हो सके अल्फा रेज की, और वो जाके गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करेगी। और गोल्ड फॉइल पे देखा गया डिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे स्कैटरिंग होती है अल्फा पार्टिकल की, और वो जो पीछे जो फिनोमेना था यहाँ पे स्कैटरिंग का, उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली और उस पर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया, और
ऑब्जर्वेशंस को नोट किया। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, उसके क्या क्या कंक्लूजन्स थे, जिसके बारे में हम अभी अब बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। वैसे आपने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने देख लिया। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में और फिर इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, रदरफोर्ड कैरिड आउट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन विच हाई स्पीड पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स emitted from radium was allowed to pass through a thin gold foil and fluorescent ZNS screen was placed to see the observation of the experiment. रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या कह सकते हैं इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उसने हाई स्पीड जो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि रेडियम से एमिट हो रहे हैं उनको पास किया एक थिन गोल्ड फॉयल पे, जिसकी थिकनेस बहुत ही मिनिमम थी, और पीछे स्क्रीन ZNS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ZNS स्क्रीन लगाया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया, जिससे कि एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को नोट किया जा सके। जो ऑब्जर्वेशंस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को मिले वो क्या थे? सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे चले गए। देखिए ध्यान से, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट हुए अनडिफ्लेक्टेड सीधे चले गए। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स का फ्रैक्शन जो था वो डिफ्लेक्ट हुआ स्मॉल एंगल थीटा से, राइट। थर्ड बात क्या कही गई? अ वेरी फ्यू पार्टिकल 1 out of 20,000 बाउंस बैक वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। एक पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हो गया, सेम वापस लौट के आ गया, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन्स रदरफोर्ड ने निकाले एक्सपेरिमेंट्स के वो क्या थे उनकी बात करते हैं। कंक्लूजन्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सबसे फर्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी और वेकेंट सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। एटम का जो ज़्यादातर स्पेस होता है, ज़्यादातर जगह होती है, वो एम्प्टी है, वेकेंट है, खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए बिना मेटल फॉइल से डिफ्लेक्ट हुए। तो यहाँ जो मेटल फॉइल से डिफ्लेक्शन नहीं हुआ अल्फा पार्टिकल्स का, वो सीधे चले गए। उससे पता चलता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, वेकेंट है, खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए ध्यान से। सेकंड देखिए, होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्मॉल इन द एटम। जो एटम पूरे का पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड है, एक पर्टिकुलर स्पेस उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, और वो स्पेस बहुत ही छोटा है जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करते हैं किसी एटम के अंदर। When alpha particle come closer to this point, they suffer a force of repulsion and deviate from their path. जब अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट के नज़दीक आते हैं, पॉजिटिव चार्ज जहां कंसंट्रेटेड है उस पॉइंट के जहां अल्फा पार्टिकल नज़दीक आएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। क्यों होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज हैं और एटम का भी पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पे सेंट्रलाइज्ड है। तो जहां पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज जो सेंट्रलाइज्ड है एटम का, उन दोनों में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट होगा, जिस वजह से अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे। द पॉजिटिव चार्ज हैवी मास विच ऑक्यूपाई ओनली अ स्मॉल वॉल्यूम in an atom is called as nucleus which is present at the center of the atom। जो एटम का हैवी मास है, जो एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज है, वो एक छोटे से वॉल्यूम में प्रेजेंट है एटम के अंदर, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, अब आगे देखिए। अ वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, सफर्ड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस और इवन रिटर्न ऑन देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट द न्यूक्लियस इज रिजिड एंड द अल्फा पार्टिकल्स रिकॉइल्ड ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवी पॉजिटिव चार्ज मास। बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो था, एक तरह से कह सकते हैं एक सिंगल पार्टिकल था, उसमें बहुत ज़बरदस्त डिफ्लेक्शन हुआ और वो वापस सेम पाथ पर रिटर्न हो गया, जिससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियस रिजिड है और अल्फा पार्टिकल्स जो है उनमें डायरेक्ट कोलिजन हुआ हैवी पॉजिटिव चार्ज मास से, जिस वजह से वो वापस सेम मीडियम में 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए। रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसी की बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ द एटम व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। जो स्कैटरिंग
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, उसमें रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था और इस मॉडल को न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या है उसकी हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, एन एटम कंसिस्ट ऑफ एन हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर collectively referred to as nucleons. Almost whole of the mass of the atom is contributed by these nucleons. The magnitude of the positive charge on the nucleus is different for different atoms. फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो एटम होता है उसमें एक हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है जहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ऑलमोस्ट पूरे के पूरे एटम का मास होता है वो इन न्यूक्लियॉन्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर वो अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। सेकेंड पॉइंट देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इज ओनली अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ही कम होता है और बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्शन जो है एटम के टोटल वॉल्यूम का न्यूक्लियस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। न्यूक्लियस has a diameter of the order 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 13 centimeter and the atom has a diameter of the order 10 to the power minus 8 centimeter. न्यूक्लियस के डायमीटर का ऑर्डर है 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, जबकि एटम के डायमीटर का ऑर्डर है 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से, डायमीटर ऑफ एटम अपॉन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस DA अपॉन DN। DA है 10 टू द पावर माइनस 8, DN है 10 टू द पावर माइनस 13, ये आ गया हमारे पास 10 टू द पावर 5। इसका मतलब है DA जो है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स DN होता है। That means the diameter, the size of the atom is 10 to the power 5 times that of the diameter of the nucleus. Okay, अब आगे देखिए। The radius of the nucleus is directly proportional to the cube root of the number of nucleons present in it. जो रेडियस का न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो कि उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। Rn इज इक्वल टू Ro a टू द पावर 1/3, जहां Ro क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ए क्या है, मास नंबर जिसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी कहते हैं, जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के सम के इक्वल होता है। Rn क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस Rn हो जाएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इंटू a टू द पावर 1/3 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे देखिए। There is an empty space around the nucleus called extranuclear part in which the electrons are present. न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं और इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एज द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ द एटम, द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वॉल्यूम। एटम का जो न्यूक्लियर पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल है मास ऑफ द एटम के लिए, क्योंकि जो मास ऑफ द एटम होगा उसका मेजर कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम के द्वारा होता है, जबकि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो तो एटम के मास के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एटम के मास में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर पार्ट का होता है, जबकि एटम के वॉल्यूम में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का होता है। इसीलिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एटम के वॉल्यूम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज 10 टू द पावर 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में 10 टू द पावर 15 टाइम्स होता है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ एन एटम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस VA अपॉन VN। VA है 10 टू द पावर माइनस 8 का क्यूब, VN है 10 टू द पावर माइनस 13 का क्यूब, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 5 का क्यूब, दैट इज 10 टू द पावर 15। सो VA इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 टाइम्स VN। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज ऑर्बिट विथ हाई स्पीड्स। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग ये बात कही गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और वो भी क्लोज ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग काउंटर बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे वो बैलेंस हो जाता है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो कि लगता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब आगे देखिए।
This model was similar to the solar system, the nucleus representing the sun and revolving electron as planet. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है और जो मॉडल है उसको सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, जहां न्यूक्लियस जो है वो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स प्लानिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कई बार नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है, इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, क्यों ये आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, as a result of which the electron should lose energy at every turn and move closer and closer to the nucleus. मैक्सवेल के अनुसार जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में, तो ऐसा होते होते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हर बार लूज होनी चाहिए जब वो राउंड करेगा, और जब हर टर्न में, हर राउंड में उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, वो उतना ही न्यूक्लियस के शॉर्टर आता जाएगा, उतना क्लोजर आता जाएगा और उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस के साथ कम होता जाएगा। सो एवरी टर्न में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा और जब एनर्जी लूज करेगा, लूज करने पर वो न्यूक्लियस के क्लोजर आता जाएगा। ओके, अब आगे देखिए। Following a spiral path, the ultimate result will be that it will fall into the nucleus, thereby making the atom unstable. और स्पाइरल पाथ के थ्रू न्यूक्लियस के क्लोज आता रहेगा और अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो सारी एनर्जी लूज कर देगा, तो वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा और ऐसा होने से एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है, ये दोनों बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैक्सवेल ने कहा, जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली लूज होगी, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में, तो उसका पाथ शॉर्टर होता जाएगा, वो न्यूक्लियस के क्लोजर आता जाएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में आके गिर जाने की वजह से एटम को अनस्टेबल कर देगा। दूसरी बात, if the electron lose energy continuously, the observed spectrum should be continuous, but the actual observed spectrum consists of well-defined lines of different frequencies. अगर इलेक्ट्रॉन, जैसा कि रदरफोर्ड की बात अगर मानी जाए, एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड के अनुसार, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम देखा गया वो कंटिन्यूस होना चाहिए था। फिर जैसा रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड होना चाहिए वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, बट जो एक्चुअल में ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम देखा गया उसमें वेल डिफाइंड लाइंस थी जिनकी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी थी, एक तरह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ना होके लाइन स्पेक्ट्रम दिखा। Hence the loss of energy by the electron is not continuous in an atom. क्योंकि हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिखा, हमें लाइन स्पेक्ट्रम दिखा, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो लॉस ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी एटम के अंदर, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, यानी एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है। ओके, अब आगे देखिए। तो इस वीडियो लेक्चर में अभी तक हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जहां पे हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को समझा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझा और फिर उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझा। अब हम जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए ध्यान से, सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नीट यूजी 2025 के लिए, इनका प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग conclusion could not be derived from the Rutherford alpha particle scattering experiment? कौन से conclusion हम derive नहीं कर सकते हैं Rutherford alpha particle scattering experiment से? देखिए जरा ध्यान से, first, most of the space in the atom is empty. एटम के अंदर जो ज़्यादातर स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, बिल्कुल सही बात है। ये कंक्लूजन तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से या रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमको मिलता है। सेकंड देखिए, द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 to the power minus 10 मीटर वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड 10 to the power minus 15 मीटर। बिल्कुल सही बात है, एटम का रेडियस ज़्यादा होता है, 10 to the power minus 10 मीटर होता है, जबकि न्यूक्लियस का रेडियस 10 to the power minus 15 मीटर होता है, और एटम का रेडियस 10 to the power 5 टाइम्स न्यूक्लियस के रेडियस से ज़्यादा है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट, सेकेंड वाला कंक्लूजन भी सही है जो कि इस एक्सपेरिमेंट से हमको मिलता है। थर्ड देखिए, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी दैट्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये वाली बात ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जो कि फिक्स एनर्जी वाले हैं, ये सब बातें रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड नहीं की जा सकती। देन थर्ड इज योर आंसर। एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं, फिर हम आगे आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं।
फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्थ वाली बात भी सही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला कंक्लूजन हम जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उसे डिराइव नहीं कर सकते। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थर्ड। अब ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो आया कहां से, तो देखिए एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो बोर एटॉमिक मॉडल से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, जिनकी फिक्स एनर्जी होती है, और इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम इज। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था या थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था, उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, फिर हम आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, एन एटम पोजेस एन स्फेरिकल शेप इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एटम में स्फेरिकल शेप होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू द पॉजिटिव चार्ज स्पेयर। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज स्पेयर के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग करेक्ट है। थर्ड देखिए, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिल्कुल सही बात है, एटम एक तरह से पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और फोर्थ वाली बात देखिए, फोर्थ ऑप्शन देखिए जो कि गलत है, वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर मोर देन द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। बिल्कुल गलत बात है ये। जब हम कह रहे हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा किसी भी एटम के अंदर। तो जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है फोर्थ, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ओके, यही बात एक्सप्लेनेशन में कही गई है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटल्स। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि एटम के पास है। तो जाहिर सी बात है, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि एटम के पास एक न्यूक्लियस है जिसमें एटम का पूरा मास, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज रहता है जो कि सेंटर ऑफ एटम पे प्रेजेंट होता है। सो थर्ड वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है 3, और यही बात एक्सप्लेनेशन में कही गई है। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम का पता चलता है। ओके, चलिए अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हेन एटम्स आर बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू इन मिलियंस सफर डिफ्लेक्शन, अदर्स पास्ड आउट अनडिफ्लेक्टेड, दिस इज बिकॉज। जब एटम्स की बॉम्बार्डमेंट अल्फा पार्टिकल से की जाती है तो बहुत ही फ्यू पार्टिकल्स मिलियन में से डिफ्लेक्शन सफर करते हैं और बाकी ज्यादातर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द मूविंग अल्फा पार्टिकल्स इज स्मॉल। जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है मूविंग अल्फा पार्टिकल पे वो कम है। सेकंड देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अल्फा पार्टिकल टू द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। जो अल्फा पार्टिकल पर ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत ही कम है। थर्ड देखिए, देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक बार ऑप्शन फोर्थ भी देख लेते हैं, फिर हम इसका सही आंसर और सही एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फोर्थ देखिए, द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एटम के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो बहुत ही कम पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हुआ, ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे चले गए, उसका रीज़न यही है कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के अंदर बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एटम के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4, और यही बात एक्सप्लेनेशन में बताई गई है। देखिए एक बार ध्यान से, द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ड्यू टू विच ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स इन द मिलियन सफर डिफ्लेक्शन, अदर्स पास्ड आउट अनडिफ्लेक्टेड। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिस वजह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल
पार्टिकल्स मिलियन में से डिफ्लेक्शन सफर करते हैं, बहुत ही कम, मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड, बहुत ही कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स मिलियन में से डिफ्लेक्शन सफर करते हैं। ओके अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द कंक्लूजन दैट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन मिलता है? पहला, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड टुगेदर, मास और एनर्जी आपस में रिलेटेड हैं। सेकंड देखिए, द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, एटम का जो टोटल मास है और टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड रहता है। थर्ड, द न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको सबको पता चल रहा है कि जो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकलता है वो है सेकंड, कि द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सेकंड आंसर इज द करेक्ट, और यही बात एक्सप्लेनेशन में बताई गई है, ध्यान से देखिए। explanation, Rutherford's alpha particle scattering experiment concluded that the total mass of the atom and the total positive charge of the atom is centralized at a point in the center of the atom which is called as nucleus. Rutherford alpha particle scattering experiment से conclusion निकलता है कि एटम का जो टोटल मास है और एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट है एटम के, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस वीडियो में हमने बात की एटॉमिक मॉडल्स की, जिसमें हमने सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल को समझा, फिर हमने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझा, फिर हमने देखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिसे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है, क्या होता है, फिर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आप जो भी आपको बात समझाई वो समझ में आई होगी, सारी थ्योरेटिकल और ईजी और इंटरेस्टिंग बातें थी जो आपसे हमने डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और आप इसके अलावा हमसे कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उस पे बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। और अभी तक आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं और नीट यूजी अचीवर्स बैच के सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल भव्या केमिस्ट्री एकेडमी पे जाके प्लेलिस्ट में जाके नीट यूजी अचीवर्स बैच जो है उसमें केमिस्ट्री के सारे वीडियो लेक्चर सिंसियरली देख सकते हैं। और अपनी उसके अलावा आप जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपका जो भी नीट का प्रिपरेशन है, जहाँ से भी आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो ईजिली स्मूथ रहे, चलता रहे पढ़ाई आपके अच्छे से, कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। और जहाँ कहीं पे भी आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम लगे, चाहे वे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, आपने इस वीडियो को देखा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप आराम से मेंशन कीजिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है या आपको किस में डाउट है। टीम BCA आपके लिए रेडी है, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। आपके जो नीट यूजी अचीवर्स बैच के थ्रू आपको सिलेबस तो करवाई जाएगा, साथ ही आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम BCA। थैंक यू वेरी मच।